हेलो। 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 आवाज़ आ रहा है सभी को? क्लियर है आवाज़? भाई जी ऑनलाइन भी सब आवाज़ क्लियर है। एक्चुअली टेक्निकल इशू था जिसके कारण कल लेक्चर ऑफ होता। कुछ डबल डबल आ रहा है ना? एक मिनट रुको। मालिक ऑनलाइन ऑडियो क्लियर है? यहाँ कोई साउंड का तकलीफ? सब ओके? ऑनलाइन वालों एक बार बता दो सब क्लियर है क्या, और साउंड भी सब गुड है क्या? यस। एक मिनट। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। एक बार बताओ ठीक है? आवाज क्लियर है? ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक के जितने लोग हैं, यस बच्चों गुड आफ्टरनून। आपको अगर याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने कैपिटल गेन शुरू कर दिया था, राइट? कल किसी तकनीकी रीजन के वजह से हम लोग ये नहीं कर पाए थे, हम लोग लेक्चर नहीं कर पाए थे, जिसका मैसेज मैंने देखा। पहले लेट हुआ तो मैंने 3 बजे का डाला था, बट फिर ऐसा लगा कि नहीं पॉसिबल है, तो हम लोगों ने फिर अकॉर्डिंगली कैंसिल किया था। तो माफी चाहते तकनीकी खराबी के लिए। अगर आप वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है, आप अपना वीडियो कंटिन्यू कीजिए। यस, हम लोगों ने कैपिटल गेन शुरुआत की थी। से यस, पक्की बात। तो कैपिटल गेन के अंदर में हमने क्या पढ़ा था? शुरुआत से कैपिटल गेन लेके आओ रजिस्टर। तुम्हारा जो रजिस्टर तुमने लिखा है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? तुमने जो तुम्हारा रजिस्टर लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जल्दी से आओ। आ गए बेटा सब लोग? आ गए सब लोग? चलो, तो हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 45 पढ़ा। सेक्शन 45 के अंदर में 4 कंडीशन थी। देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, गेन मस्ट अराइज, सच गेन इज नॉट एग्जाम्ड। फिर सबसे पहले कैपिटल एसेट को 214 में जाकर के हम लोगों ने देखा, ट्रांसफर को 247 में जाकर के देखा। गेन से हम लोगों ने इलेबोरेट करना चालू किया। गेन 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। याद आ रहा है? गेन 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। काय के ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस के ऊपर, साइज के ऊपर, या होल्डिंग पीरियड के ऊपर? होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। फाइनेंशियल एसेट का होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट 12 मंथ्स अगर इसे लॉन्ग टर्म बनाना है तो, राइट? स्पेशल एसेट की कैटेगरी में 2, अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें कितना, 1 या 2? कितने महीने? 24 मंथ्स, दैट इज 2 साल। और अदर एसेट्स के लिए कितना? 36 मंथ्स। क्या तुम्हें याद है? यस। चलो जी, ये हम लोगों ने कर दिया था। इसके बाद हम लोग गए थे कहां पे बेटा? एग्जाम्प्ट वाला जो वर्ड था ये हमने छोड़ दिया था। यहां से हम गए सेक्शन 48 पे। यहां से हम गए कहां पे बेटा? सेक्शन 48। सेक्शन 48 ने हमें बताया हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। यस, सबसे पहले था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या तुम्हें याद है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने सेक्शन में लिखा था मालिक? 3। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने सेक्शन में लिखा था मालिक? 3। पहला तो कौन सा था बेटा? 48। तो बताओ जल्दी से। कंसिडरेशन 2 तरीके से मिल सकता है, या तो मिल सकता है कैश, या तो मिल सकता है काइंड। अगर कैश में मिला एक्चुअल, काइंड में मिला तो क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। आहो, राइट? इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 50C। सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। यस, इट इज एप्लीकेबल टू लैंड, बिल्डिंग और बोथ। इसके केस में हमने पढ़ा था इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस, यहां पे हमने देखा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डेट क्या होना चाहिए? जनरली स्टैम्प ड्यूटी का जो डेट होना चाहिए वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हालांकि ये डेट ऑफ अग्रीमेंट भी हो सकता है अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो। पहली कंडीशन, द कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस एंड इट इज पेड थ्रू अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब भी डिस्प्यूट में रही, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब भी डिस्प्यूट के अंदर में रही, हो सकता है कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाए। यस, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली, वो किससे ऊपर है? स्टैम्प ड्यूटी से भी ऊपर है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेने का। स्टैम्प ड्यूटी से नीचे और कंसिडरेशन के ऊपर है तो वैल्यू बाय वो, और कंसिडरेशन से भी नीचे है तो क्या लोगे? कंसिडरेशन। याद आ रहा है? यस। अच्छा, किसी बच्चे के मन में एक सवाल आ सकता है, सर इस क्वेश्चन को मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी तीनों के मिड में रेंज में आता है मैं वो कंसिडर कर लूं, क्या ये सही है? देखिए, ये कुछ केसेस में सही है, हर केसेस में ये सही हो ये जरूरी नहीं है। लॉ इजी है, आप आसानी से याद कर पाओगे।
ठीक है। बट कुछ केसेस में देखिए सवाल गलत नहीं है, हो सकता है किसी के बच्चे के मन में आए कि सर इनमें से जो मिडिल आ रहा मैं वो सिलेक्ट कर लूं, बट ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप लॉ को रीड कर दिए। ये तब लॉजिकल नहीं रहेगा जब दोनों का वैल्यू सेम रहे, तब क्या मिडिल में लेके आओगे? समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है, हो सकता है, पर ये सवाल गलत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां तक कि हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद हम गए थे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्या नहीं सॉरी सेक्शन 50 सीए, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में अगर फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन से ऊपर है तो फेयर मार्केट वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। से यस यस। अच्छा जी, इसके बाद में हम गए थे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर देखने के लिए। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दो तरीके से दिए जा सकते हैं, एक कैश में दिया जा सकता है, दूसरा काय में दिया जा सकता है। यस, अगर आपको काय में दिया है बेटा, कैश में दिया है तो एक्चुअल ले लो, काइंड में दिया है तो परसेंटेज ले लो। किसका परसेंटेज? सेल कंसिडरेशन का परसेंटेज आप लोग ले सकते हो। यस अच्छा जी, एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यहां के बाद हम सेक्शन 49 पे गए थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखने के लिए। कुछ चीजों के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ आपको फटाफट याद दिला देता हूं। पहला, असेट अगर 2001 से पहले परचेज किया, कौन सा असेट है? टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल्स के लिए ऑप्शन नहीं है। टेंजिबल एसेट अगर 2001 से पहले परचेज किया है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। 1/4/2001 के बाद परचेज किया है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यस, अगर इंटेंजिबल एसेट है, सेल्फ जनरेटेड है, अगर इंटेंजिबल एसेट है, कैसा बेटा? सेल्फ जनरेटेड है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, द वैल्यू क्या पकड़ा जाएगा? नील। बोनस शेयर 2001 से पहले लिया गया तो फेयर मार्केट वैल्यू, बोनस शेयर 2001 के बाद लिया गया तो क्या करेंगे बेटा? नील। यस और नो? यस। अगर 1/4/2001 के दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है, द फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्लियर है मालिक? ये कुछ चीजों के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थे जो हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे आप लोगों से पूछना है, समझाना भी है, उस दिन हम ये पूरा नहीं कर पाए थे। 49(1) इस केस को थोड़ा सा मैं अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसके ऊपर एक लाइन बनाई है ऐसे, यहां जो स्पेस खाली है, ये स्पेस को हमें इस तरह से यूटिलाइज करना है। डन? बच्चा कह रहे हैं सर आप वो डेली टारगेट वाला वीडियो आज यूट्यूब पे आया नहीं। हाँ सर, आज मैं नहीं डाल पाया, बजट था, मैं नहीं डाल पाया। आज बजट था तो काफी सारी चीजें थी आज लाइनअप, सॉरी। चलो आओ। यस मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना तुम? ये हुए आपके विज्जू भैया, ठीक है? विज्जू भैया ने क्या किया, ध्यान से सुनिए। अपना कोई कैपिटल एसेट क्या कर दिया बेटा? गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया? एक्स को। इस लेडी का नाम क्या था? एक्स, ठीक है? एमिली जेवियर्स। आओ इधर। विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन आ सकता है क्या? सोच समझ के बताओ। विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन आ सकता है क्या? देयर विल बी नो कैपिटल गेन। सर क्यों? सेक्शन 47 कहता है इफ द असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर द गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। बताइए, एक्स को अमाउंट मिली, इस पे 56(2)(10) लगेगा। दिस गिफ्ट मे और मे नॉट बी टैक्सेबल, डू यू अग्री? मे नॉट बी टैक्स्ड। सपोज may be taxed if she is not relative or other condition not satisfied। करेक्ट है? कब टैक्स नहीं होगा? या तो वो रिलेटिव है या अदर कंडीशन सेटिस्फाइड। अदर कंडीशन क्या थी? 50,000, याद आ रहा है क्या? वैल्यू ऑफ गिफ्ट 50,000 से ऊपर। अब इस बेसिस पे हमारा कॉस्ट बदलता है, जरा ध्यान से सुनिए। मैं 3 कंसेप्ट को एक साथ जोड़ने जा रहा हूं, कैपिटल गेन, आईएफओएस और उससे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहला, जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे गिफ्ट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉन्सेप्ट समझिएगा। विजय जिसने गिफ्ट दिया, ध्यान से सुनना बेटा, विजय जिसने गिफ्ट दिया,
उसके लिए कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला। क्यों? सेक्शन 47 कहता है जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है अंडर द गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। इस चीज का प्रमाण, इस चीज का प्रमाण, सबूत हमें पेज नंबर 13 पे भी मिलता है, हमें पेज नंबर 13 पे भी मिलता है। चेक कीजिए, पेज नंबर 13 पे हम लोगों ने सेक्शन 47(3) को ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में ट्रांसफर करता है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। यस और नो? चलिए, इसके बाद हम लोगों को दूसरी बात पता चलती है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि एक्स को कोई गिफ्ट मिलता है, डिपेंड करता है एक्स कौन है। एक्स अगर रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव है, या अदर कंडीशंस, बराबर है। एक्स अगर रिलेटिव है तब तो उनका गिफ्ट क्या हुआ होगा? एग्जम्प्ट हुआ होगा। इन फ्यूचर सपोज आप सेल करते हैं, सपोज कर लो इन फ्यूचर सेल होता है ऑफ कैपिटल एसेट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? अगर ये रिलेटिव के हाथ में टैक्स नहीं हुआ, अगर ये रिलेटिव के हाथ में टैक्स नहीं हुआ, तो कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। ऐसा कहता है सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, ऐसा कहता है सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। सो अगर मान लीजिए जिसको असेट गिफ्ट में मिला था, ये कभी ना कभी तो फ्यूचर में सेल करेगा। मेरा जो एक्स है जिसको मैंने ट्रांसफर किया, ये कभी ना कभी किसी ना किसी को तो देगी, मेरे को नहीं दिया, किसी को तो देगी। अरे असेट ये किसी को तो सेल करेगी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब ये जो असेट वो क्या कर रही है? सेल कर रही है। ये जो असेट वो क्या कर रही है? सेल कर रही है। इसके टाइम पे कॉस्ट, क्योंकि हम कैपिटल गेन निकालेंगे जब असेट सेल होगा, कॉस्ट क्या कंसिडर करेंगे? कॉस्ट आपको कंसिडर करना है कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। समझ में आ रही बात? प्रीवियस ओनर मतलब किसका कॉस्ट? विज्जू का कॉस्ट। पैसे तो उसके लगे थे, इसको तो गिफ्ट में मिला था। पैसे किसके लगे थे? विजय के, उसको तो गिफ्ट में मिला था, उसको क्या फर्क पड़ रहा? तो उसकी कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। अब सपोज कर लीजिए अगर इसके हाथ में टैक्स हो गया, सपोज करते इसके हाथ में टैक्स हो गया, ये मेरे रिलेटिव थे ना, 50,000 से ऊपर वैल्यू था, हाँ, तो अब इसके हाथ में टैक्स हो गया। अब अगर ये टैक्स हो गया तो कॉस्ट क्या लगेगा? ऐसे केस में हम कॉस्ट कंसिडर क्या करेंगे? हम वो कॉस्ट कंसिडर करेंगे जो टैक्स हुई थी अंडर सेक्शन 56(2)(10). सर क्या फायदा होगा? डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाएगा। सोच के देखिए डबल टैक्सेशन कैसे अवॉइड हुआ। ए लाला रुक, डबल टैक्सेशन कैसे अवॉइड हुआ? सपोज 100 रुपए की चीज थी, विजय ने 100 रुपए की चीज एक्स को दे दी। विजय के हाथ में कैपिटल गेन आया क्या? आवाज निकालो, विजय के हाथ में कैपिटल गेन आया क्या? नहीं। लेकिन ये 100 रुपए सिंस 50 रुपए से वैल्यू ऊपर दी इन टर्म्स ऑफ 1000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? सपोज 1 लाख रुपए की चीज थी, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसके लिए। मैंने 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, मैंने डायमंड दिया। क्या दिया? बराबर है, मैंने 1 लाख रुपए का डायमंड एक्स को दिया। विजय के हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आया। लेकिन जो रिसीव कर रहा है, अगर वो मेरे रिलेटिव नहीं है, 50,000 के ऊपर के वैल्यू का गिफ्ट होने के चक्कर में ये 1 लाख रुपए पूरे एक्स के हाथ में टैक्सेबल हो गए, हाँ या ना? बराबर है। अब ये जब भी सेल करूंगा वापस, अगर मैंने पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ गिफ्ट 0 पकड़ के टैक्स लगा दिया, तो ये 1 लाख रुपए जो ऑलरेडी टैक्स हुआ है, ये दोबारा से टैक्स हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जब असेट गिफ्ट में मिला और गिफ्ट के बेसिस पर ऑलरेडी ये गिफ्ट टैक्स हो चुका है, तो अब उसके आपके क्या मान ली जाएगी? कॉस्ट। अब जब भी एक्स सेल करेगी 1 लाख रुपए उसकी क्या पकड़ी जाएगी? कॉस्ट। समझ में आ रही बात? ऐसी चीज कॉस्ट विच, एक मिनट, द वैल्यू टैक्स्ड अंडर सेक्शन 56(2)(10), ऐसा कौन करने बोलता है? 49 सबसेक्शन 4। So there is a big difference between 49(1) and 49(4). बराबर है। चलो एक बार वापस से समझ लेते हैं। यस, ध्यान से सुनिएगा। विजय ने कोई गिफ्ट दिया किसी को भी, विजय की जगह कोई भी एसएससी वर्ड यूज हो सकता है। विजय ने अगर कोई भी गिफ्ट दिया, क्या विजय के हाथ में टैक्सेबल है? क्या विजय के हाथ में टैक्सेबल है? सेक्शन कौन सी बात कर रहा हूं मैं? 47। क्लियर है मालिक? अच्छा, एक्स के हाथ में टैक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है? अगर उसके हाथ में टैक्स हुआ तो कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी जब भी ये बेचेंगे? जितना अमाउंट आईएफओएस में टैक्स हुआ उतना ही क्या पकड़ा जाएगा? कॉस्ट। ऐसा इसलिए किया, नहीं तो क्या हो जाता था? डबल टैक्सेशन।
पहले भी टैक्स हुआ फिर भी टैक्स होगा, इसलिए वो अवॉइड किया गया। दूसरा, अगर सामने वाले के हाथ में टैक्स हुआ ही नहीं होगा, मतलब सामने वाले ने आज तक इस पे कुछ पे किया, इसीलिए कॉस्ट मींस कॉस्ट टू अ डिफरेंस बिटवीन 49(1) कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, 49(4) जो टैक्स हुआ 56(2)(10) में। लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को? आया ना? इसको नो। अच्छा, ये देखिए यहां ये प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर 56(10). The cost of consideration or the sum of money, the cost of consideration or the sum of money, cost of consideration or sum of money received without consideration or lower consideration under section 56(10) shall be value adopted under section 56(10). क्लियर है मालिक? तो जो आप IFOS में 56(2)(10) के लिए कंसिडर कर रहे हैं वही आप क्या करेंगे, एक्चुअली वैल्यू लेंगे। इज दैट डन? चलो जी, हाँ डन। आते हैं कुछ 49(1) के ऊपर। 49(1) अगर पार्टीशन ऑफ HUF होगा, गिफ्ट में मिला, विल में मिला, इनहेरिटेंस में मिला, सक्सेशन में मिला, लिक्विडेशन में मिला, कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कंसिडर किया जाता है। कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कंसिडर किया जाता है। यस और नो? चलो जी आ जाओ। सर मुझे एक और बात बताइए, अगर प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, क्या तब भी हम फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं? सोच के बताइए। सपोज कीजिए प्रीवियस ओनर मतलब मेरे पापा ने असेट लिया 1999 में, मुझे दे दिया इन द ईयर 2010 में, मैं इसे बेच रहा हूं, क्या मैं कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लूं या कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर लूं? विचएवर इज, बिल्कुल सही। ये जो 2001 के पहले का रूल है, असेट तुमने परचेज किया या प्रीवियस ओनर ने परचेज किया, द रूल इज एप्लीकेबल एज इट इज मुतातिस मुतंदिस। क्या? द रूल इज एप्लीकेबल एज इट इज मुतातिस मुतंदिस। क्लियर है? चलिए ओके, वेट ए मोमेंट। सर हमें होल्डिंग पीरियड निकालना बहुत जरूरी होता है, यस और नो? ये डिटरमाइन करने के लिए कि असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? पोहा। बराबर है? जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं बेटा? पोहा। आ जाओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स रजिस्टर में लिखो। भाई जी सपोज कर लीजिए ये कोई कैपिटल एसेट है, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, है यही, ठीक है? सपोज कर लीजिए ये जो उष्ट सफरचंद है ना, सफरचंद वो भी खाया हुआ, उष्ट सफरचंद, ये कोई कैपिटल एसेट है, अज्यूम कीजिए, बाइटेड एप्पल, उष्ट सफरचंद इन मराठी। ये मेरे पास कहां से आया होगा आपके हिसाब से? लेट अस सिंप्लीफाई द थिंग। ये मेरे पास कहां से आया होगा? हो सकता है या तो मैंने इसे परचेज किया हो, पॉसिबल है ना? हाँ, दूसरा और हो सकता है किसी ने मेरे को गिफ्ट दिए हो, विल में आ सकता है, पापा के विल में। तुम इसको अंडरस्टैंड करो एज अ कैपिटल एसेट, गोल्ड्स आईफोन, ठीक है? पापा के थ्रू मिल सकता है, हाँ। इनहेरिटेंस में मिल सकता है, हाँ। अमलगमेशन में मिल सकता है, अरे मेरा अमलगमेशन मत इमेजिन करो तुम, ऑर्गेनाइजेशन के अमलगमेशन में मिल सकता है, हाँ। डीमर्जर में मिल सकता है, अरे हाँ या ना? और कुछ नालायकों के लिए, सर आपने चोरी किया होगा, अदर मोड वर्ड यूज कर लो, चोरी नहीं बोलते, अदर मोड, अदर मोड नॉट डिस्क्राइब्ड, अदर मोड नॉट डिस्क्राइब। यानी मोटे मोटे तौर पे मेरे पास अगर ये एसेट आया है, भाई जी मेरे पास ये एसेट आया है, तो बाबू मुशाए या तो मैंने इसे परचेस किया होगा, या तो मुझे ये गिफ्ट में मिला होगा, विल में मिला होगा, इनहेरिटेंस में मिला होगा, अमलगमेशन में मिला होगा, डीमर्गर में मिला होगा, और तुम्हारी सोच जैसे लोगों के लिए अदर मोड विच इज नॉट परचेज, जहां मैंने पैसे नहीं दिए पर चीज मेरी है। गंदी सोच।
अगर मैंने परचेस किया है, अगर मैंने क्या किया है, परचेस किया है, तो बताइए अगर मैंने परचेस किया है, बताइए पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक पकड़ी जाए, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर के डेट ऑफ ट्रांसफर। डू यू एग्री? बराबर है। ये एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। बताइए अगर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कुछ मिला होगा, अब बताइए। अब बताइए सर, डेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ assessee plus holding period of previous owner, holding period of assessee plus holding period of previous owner। yes or no? check holding period of assessee plus holding period of previous owner। let us understand this in this way। मान लीजिए दादाजी ने अपने डैड को दिया, डैड ने सन को दिया। दादा ने 2005 में परचेज किया, डैड ने 2010 में मेरे को गिफ्ट कर दिया, 2010 में मेरे को गिफ्ट कर दिया। मैं 2022 में क्या कर रहा हूं, सेल। बताइए होल्डिंग पीरियड कहां से पकड़ा जाए, 2005 से लेके 2022। तो प्रीवियस ओनर का मतलब एनी नंबर ऑफ प्रीवियस ओनर है, नॉट जस्ट इमीडिएट प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर मतलब एनी नंबर ऑफ प्रीवियस ओनर। समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना? क्लियर है मालिक? तो दादा ने परचेज की थी, उसके दादा ने परचेज की थी। अगर ये गिफ्ट में आते जा रहा है और एग्जम्प्ट होते जा रहा है, क्योंकि गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा है तो किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं हुआ तो कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड मींस होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इतनी बड़ी लिस्ट को याद नहीं रखना, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या मैंने एसेट को परचेज किया था या परचेज नहीं किया था। अगर परचेज किया था तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक के, और अगर नहीं तो होल्डिंग पीरियड ऑफ एसेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर। मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, लेट्स से अडानी ग्रुप। इन्होंने कोई एसेट 2005 में परचेज किया, 2023 में दे अमलगमेटेड विद अंबानी ग्रुप। अमलगमेशन में भी क्या ये रूल एप्लीकेबल है? यस, होल्डिंग पीरियड ऑफ एसेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर, तब भी ये रूल सेम एप्लीकेबल है। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझ में आया सभी को? आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सेक्शन 55, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 5 से 6 बार एक सवाल पूछ लिया गया है, मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। बच्चा कह रहा है सर आज जो बजट आया है इसका मई 23 में एप्लीकेबिलिटी रहेगा क्या? मई 24 मई में ही रहेगा, बट 24 है ना। ये चीज मैंने बेटा मेरे फर्स्ट लेक्चर में समझाई है, कब क्या एप्लीकेबल होता है, प्लीज जाकर के देखिए। पूरा इनकम टैक्स आने वाले साल की लैंग्वेज में लिखा होता है, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप नवंबर 23 फेल हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बजट का अभी दिमाग मत लगाइए आप लोग, वैसे भी मैंने जो बजट में चेंजेस आए हैं उस चीज का रील बना करके इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। यस, आजकल मेरे को ऐसा फील होने लग गया एकदम कि टीचर को टीचर के अलावा इन्फ्लुएंसर होने की भी जरूरत है। मेरे को ऐसा फील होने लगा है कि भैया टीचिंग के अलावा भी तुम्हें अब बहुत कुछ करना पड़ता है ना। एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ चुकी है। ठीक है, समय चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रहे हैं, कहीं गलत नहीं है। आ जाओ सुनो,
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब क्या बेटा, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उस कैपिटल एसेट के ऊपर आपने किया हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक वॉल नया खड़ा कर देना, या एक नया रूम बना देना, एक नया फ्लोर बना देना, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। याद रखें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कवर्स ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप हर साल क्लेम कर लेते हो, सो इट जस्ट cover capital expenditure. Yes, incurred prior to 1/4/2001 on or after 1/4/2001. क्लियर है मालिक? अगर 2001 के पहले इंप्रूवमेंट की गई है तो इसका वैल्यू क्या पकड़ा जाता है, नील, विच मींस 2001 से पहले की गई कोई भी इंप्रूवमेंट को इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता नहीं। ऑन और आफ्टर 1/4/2000 किया गया हो, इनकर्ड बाय असेसी और प्रीवियस ओनर, पीओ प्रीवियस ओनर, असेसी ने इनकर किया या प्रीवियस ओनर ने इनकर किया, 2001 के बाद किसी ने भी इनकर किया, दिस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो याद रखने लायक बात क्या है, याद रखने लायक बात यह है कि 2001 के पहले का इंप्रूवमेंट की अगर आपको प्रॉब्लम में डिटेल्स दी हो, उसे अपनी एक्स की तरह भूल जाए, उसे अपनी एक्स की तरह भूल जाए। चलिए थोड़ा सा शायराने में अंदाज में यही कहना चाहता हूं, थोड़ी सी मस्ती भी हो जाएगी कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो 2001 से पहले है वो ताश के पत्तों की तरह है। वापस अबे वाह वाह बोलते हैं सालो, बर्बाद लोगो, जिंदगी खत्म नहीं हुई तुम्हारी, एक आध अटेम्प्ट से तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना स्ट्रेस्ड मत दिखाओ अपने आप को, वाह वाह बोलो। हाँ, तो कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो 2001 से पहले इनकर की गई है वो ताश के पत्तों की तरह है। किसके पत्तों की तरह है, वो किसके तरह है, ताश के पत्तों की तरह। जिसने हारा उसने भी फेंका, जिसने जीता उसने भी फेंका। दर्द है, बहुत दर्द है, फिर भी नहीं समझ आया हो तो आस्था, पोगो एकदम सही जगह है वो। यस, डिज्नी कार्टून, हॉटस्टार नहीं। चलो आइए, सो 2001 से पहले अगर आपने कोई भी इनकर किया होगा नील, 2001 के बाद एसएससी ने इनकर किया या प्रीवियस ओनर ने इनकर किया, क्या पकड़ा जाएगा बेटा, नील। ठीक है बेटा, चलिए सेक्शन 48 पे वापस आइए, रजिस्टर पलटो, सेक्शन 48 पे वापस आओ, लव कर जाला। देख मेरा बच्चा, क्या हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन खत्म कर दिया, क्या हमने एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर खत्म कर दिया, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खत्म कर दिया। एज अगेंस्ट दिस इधर भी तीन चीजें खत्म हो गई, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाकी है। समझ में आ रहा है हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, ओ भाऊ सो कलल का। चलो अब हम चल रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। यस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। पेज को टेढ़ा कर दे, लेआउट फॉर्म में लेके आए। कोई पेज बच रहा होगा मत टेंशन ले, यूज करवा लूंगा। आओ इधर, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहली बात, इंडेक्सेशन दिया क्यों जाता है। इंडेक्सेशन देने के पीछे का लॉजिक ये है सरकार, इंडेक्सेशन देने के पीछे का लॉजिक ये है सरकार कि वो आपके फेयर वैल्यू पे लेके आना चाहते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट को, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट को काय पे लेके आना चाहते हैं, फेयर वैल्यू। इसके पीछे का कुछ लॉजिक समझिए, जिनने पहली बार समझना है स्पेसिफिकली उनने। देखिए सपोज कीजिए आप सभी लोग पुणे से होंगे, या एटलीस्ट पुणे के कुछ एरियाज को जानते होंगे, मैं अज्यूम करता हूं। पुणे का अच्छा खासा एरिया है कोरेगांव पार्क, दिन में ये जगता नहीं है, ये जगता रात में है, ठीक है, काफी अच्छा एरिया, पार्टी वार्टी हैपनिंग, ठीक है, सबको सुकून मिलता है वहां जाके। नाउ अब सपोज कीजिए द मोस्ट हैपनिंग एरिया जो भी आपके शहर के अंदर में होगा, दिल्ली में आप है तो कनॉट प्लेस, राइट, अगर आप अकॉर्डिंगली अपने अपने शहर में तो जो भी आपका प्लेस होगा। यहां पे सपोज मैंने 2002 में कोई लैंड परचेज की थी, दैट टाइम 20 लाख रुपीस की। आज आपके हिसाब से 2023 जब ये मोस्ट हैपनिंग एरिया है, इस लैंड का वैल्यू क्या होना चाहिए लगभग, रफली बताइए, 20 करोड़ अज्यूम कर सकता हूं मैं, मोस्ट हैपनिंग एरिया, ठीक है। तो 2002 में जो मैंने 20 लाख में परचेज की थी, आज उसका वैल्यू 20 करोड़ रुपए हो चुका है। चलिए अब इसे कैपिटल गेन में इंसर्ट करके देखते हैं। सपोज कर दीजिए सेल वैल्यू आपका 20 करोड़ रुपीस होगा। सेल वैल्यू क्या होगा बेटा आपका, 20 करोड़। मार्केट वैल्यू पे बेचोगे आप
ठीक है, 20 करोड़ रुपए पे आपने बेचा। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं। नेट कंसिडरेशन बनेगा आपका 2 करोड़ रुपए, से यस। इसमें से आप माइनस करेंगे क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप इसमें से सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते तो ये होता 2 लाख या 20 लाख, एज द केस में भी। 20 करोड़ में से 20 लाख माइनस किया, कितना बच रहा, 19.80 करोड़। आदमी टैक्स भर के परेशान नहीं हो जाता। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति मेरे जैसा व्यक्ति होता, राइट, एओ आती, एओ कहती कि भैया विजय यू नीड टू पे व्हाट 19.20 करोड़। एओ आई, एओ आकर के बोलती है विजय यू नीड टू पे 20 करोड़। मैंने क्या कहा, पागल है, दिमाग खराब हो, किससे बात कर रही है तू? देखिए मैं आप ही से बात कर रही हूं, ठीक है। ये लोग आपको बोल रहे हैं भाई, हाँ मेरे को पता है, बेस्ट हस्बैंड अमंग द इंडियंस, BHAI भाई। ये तो नया एंगल था। चल काम की बात कर। आपको 19.22 करोड़ पे करने हैं। पागल हो गए तो, दिमाग खराब। एक मिनट, तेरा ये कैलकुलेशन ही गलत है, मेरा कैलकुलेशन गलत है, ऑब्वियसली तेरा ही गलत है। इधर मैं तेरे को बताता हूं, सुन। अरे आई मीन सुन, तूने ये फेयर मार्केट वैल्यू पे लिया, बोल हाँ या ना। तूने ये फेयर मार्केट वैल्यू पे लिया, बोल हाँ या ना। कॉस्ट कैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट लेगी, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। जब भी तुम स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट या तो पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है या तो फेयर मार्केट वैल्यू पे होता है। एक आप ले रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू पे, दूसरी चीज ले रहे हो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट भी जब बनती है, उसमें असेट्स का वैल्यू आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेकर के चल रहे होते हो। तब क्यों, क्योंकि अगर करंट वैल्यू लगा दे तो बैलेंस शीट ही मिसमैच दिखेगा पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? बोला आप तो ये कैलकुलेशन मिसमैच कर रही हो। बेटी आई मीन मैडम, आप ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है ना। या तो आप फेयर मार्केट वैल्यू कम करो, जो हो नहीं सकता क्योंकि अकाउंट में तो 20 करोड़ आएंगे, या तो कॉस्ट को आज के हिसाब से एडजस्ट करो, इन्फ्लेशन के हिसाब से, कि अगर यही लैंड मैं आज खरीदने जाता तो कितने की मिलती। इसीलिए आप उस कॉस्ट को क्या कर देते हो, इंडेक्स। दैट इज द फुल फॉर्म, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रही बात? अब ये इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है? आपने फाउंडेशन जब आप फाउंडेशन में थे तो मैथ्स में आपने इंडेक्स नंबर्स पढ़ा था। इंडेक्स नंबर यूज करके हम क्या करते हैं, कॉस्ट को चेंज करते हैं, आज के करंट वैल्यू पे लेकर के आते हैं। तो यही इंडेक्स नंबर हमें दिए जाते हैं। टेबल, आपका इंडेक्सेशन का टेबल याद है, कैपिटल गेन देखते वक्त आपको टेबल देखने पड़ते हैं। यस, वो इंडेक्स टेबल देख करके आप क्या करते हो, उस हिस्टोरिकल कॉस्ट को टेंटेटिव इन्फ्लेशन के हिसाब से करंट कॉस्ट पे लेके आते हो। इस साल का अमेंडमेंट हिस्टोरिक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका हो चुका है 331। आपने जो नवंबर 22 तक के या दिसंबर 22 तक के दिया होगा, दैट वाज 317, और अब हो चुका है 331, जिसके कारण आपके पूरे कैपिटल गेन के क्वेश्चन चेंज। अकॉर्डिंगली टोटल इनकम क्वेश्चन चेंज, एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर न्यू क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द न्यू सिचुएशंस। समझ में आ रही है बात? अच्छा, सो अब आपका जो इंडेक्स कॉस्ट है ये चेंज हो चुका है, 331 है। सर ये इंडेक्स कॉस्ट निकालता कौन है? सीबीडीटी। कैसे निकालता है? इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए। सर उस इंडेक्स टेबल को याद रखना है? नहीं, उस इंडेक्स टेबल को बिल्कुल याद मत रखना। आपको जो इंडेक्स नंबर है ये हमेशा प्रॉब्लम में दिया होता है। सिर्फ 2 इंडेक्स नंबर आपको याद रखने होते हैं। एक, अगर कोई एसेट 2001 से पहले लिया गया है तो उसका बेस इंडेक्स रहेगा 100, उसका बेस इंडेक्स क्या रहेगा? 100। और करंट ईयर का याद रखिए 331, करंट ईयर का याद रखिए। बोलो बेटा क्या? 331। इज दैट डन मालिक? बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। पहला लॉजिक समझ में आया इंडेक्सेशन क्यों करते? क्यों? क्योंकि हम करंट कॉस्ट पे लेकर आए। ऐसा ना करते तो कैपिटल गेन का जो फॉर्मेट है वो एक तरफ तो फेयर मार्केट वैल्यू दिखाता, दूसरी तरफ हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाता, जो कैलकुलेशन मिसमैच कर देता। समझ में आ रही बात? तो इसी के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? इंडेक्स कॉस्ट की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इंडेक्स कॉस्ट बड़ी आसानी, और एक बात बताता हूं, वॉइस नहीं कट रहा है ना? ओके, एक हाथ बार शायद बीच में कटा था। ओके, चेक कीजिए। सर इंडेक्स कॉस्ट मैं एसेट 2 ही तरीके से आ सकते हैं मेरे पास। ये गोल्ड बार मेरे पास 2 ही तरीके से आ सकता था। या तो मैंने इसे, बोलो जल्दी, या तो मैंने इसे परचेज किया है, या तो गिफ्ट
विल इनहेरिटेंस। लॉजिक क्लियर है? तो हम भी यहां पे दो ही पार्ट बनाएंगे, या तो हमने इसे परचेज किया था, या तो ये गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, भूला नहीं हूं मैं, अदर मोड, अदर मोड। ओ या अगर मैंने असेट परचेज की थी तो आप सोच समझ के मेरे को बताइएगा, क्या कोई डेट बीच में आएगी जिसके कारण कॉस्ट चेंज हो सकती हो? वो कौन सी डेट थी? 1/4/2001 एवरीबॉडी। तो चलिए परचेज में भी हम दो पार्ट अलग कर देते हैं, बिफोर 1/4/2001, ऑन और आफ्टर 1/4/2001। सर डॉट 1/4 ये इधर रहता, किसी को डॉट पसंद? कतई झेर। अब मुझे बताइए, चलिए सोच समझ के बताइए, हम इंडेक्स किस चीज को कर रहे हैं? कॉस्ट। हम इंडेक्स किस चीज को कर रहे हैं ब्रो? कॉस्ट। अगर असेट मैंने 2001 से पहले ली, मेरी कॉस्ट क्या होगी? सभी लोग का जवाब चाहिए मेरे को। मैं इंडेक्स किस चीज को कर रहा हूं? कॉस्ट। यानी इस चीज को पढ़ने से पहले मेरे को कॉस्ट याद होनी चाहिए। असेट अगर मैंने 2001 से पहले ली, असेट अगर मैंने 2001 से पहले ली, मेरा कॉस्ट क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज। पक्की बात। चलिए फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू as on 1/4/2001, whichever is higher, into CII. Sir, CII cost inflation index stands for CII. CII for the year of transfer. बताइए इस साल का CII कितना हो चुका है? 331 डिवाइडेड बाय 100। एवरीबॉडी ब्रो मैंने 100 क्यों लिया? कुछ समझा नहीं मेरे को। असेट अगर 2001 से पहले लिया है तो कॉस्ट, बेस कॉस्ट क्या पकड़ा जाता है? 100, बेस इंडेक्स कॉस्ट। एवरीबॉडी सो अगर असेट 2001 से पहले लिया, what is the index formula? Index formula is cost of acquisition of fair market value which is higher into CI for the year transfer divided by 100. Done? Okay. अगर असेट 2001 के बाद लिया, बताओ फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन रहता है क्या? बताओ जल्दी से, फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। मतलब प्योरली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन into CII for the year of transfer divided by CII for the year of acquisition. सपोज अगर 2-3 में एक्वायर किया तो 2-3 का जो इंडेक्स रहेगा वो दे देना। सर वो मुझे कैसे याद रहेगा? रखना ही नहीं है, प्रॉब्लम में दिया रहता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सर नहीं दिया तो क्या अज्यूम करेंगे? दिया रहता है। झालं का? चलिए तो चार्ट आधा कंप्लीट। अगर असेट परचेज किया है, दो बातें होंगी, 2001 से पहले, 2001 के बाद। अगर 2001 से पहले परचेज किया है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर, हमारी कॉस्ट बनती। इस कॉस्ट को ही हमें क्या करना है? इंडेक्स इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों? क्योंकि अगर असेट 2001 से पहले लिया है, बेस इंडेक्स क्या पकड़ा जाता है बेटा? 100। क्लियर है मालिक? चलो अब असेट अगर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिली, अगर असेट गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिली, आपको नहीं लगता 3 बातें पॉसिबल है? सुनिए, प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 से पहले दिया। एक सिचुएशन ये हो सकती है, यस, यानी पहला सिचुएशन, प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 एंड प्रोवाइडेड बिफोर 1/4/2001।
प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 के पहले दिया। यस नो? डन। अगर सोचिए प्रीवियस ओनर ने भी 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 के पहले दिया, कॉस्ट क्या रहती है? सपोज गिफ्ट सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल हुआ नहीं, कॉस्ट क्या पकड़ते हैं हम? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन है क्या 2001 से पहले है तो क्या मैं बोल सकता हूं सटपो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, सटपो और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। into CII for the year of transfer divided by, बेटा असेट 2001 से पहले लिया है, बेस इंडेक्स क्या पकड़ू? 100। ये तो सेम ही रहने वाला है, यानी सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर वर्ड आने वाला है। लॉजिक समझ रहे हैं फॉर्मूले का? दूसरा सिचुएशन क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, मुझे 2001 के बाद दिया। दूसरा सिचुएशन ये पॉसिबल है। सो प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2001 एंड गिवन ऑन और आफ्टर 1/4/2001। डन है बेटा? से यस और नो? अच्छा जी, प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2001 एंड गिवन ऑन और आफ्टर 1/4/2001। अगर असेट 2001 से पहले लिया, क्या मैं बोल सकता हूं कॉस्ट तो मेरी सेम ही रहने वाली है? whichever is higher into CII for the year of transfer divided by CII for the year of first held by assessee। CII for the year of first held by assessee। डन मालिक? चलिए जी, यहां पे एक बहुत बड़ा जजमेंट है, मंजुला शाह वर्सेस CIT बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट। एक्ट के हिसाब से ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी। क्लियर है? लेकिन एक केस था मंजुला शाह, अपनी मंजू, यस मंजुला शाह नाम का जो केस था, इसने पूरा रुख को ही बदल के रख दिया। इन्होंने इस लॉ को ही चैलेंज करते हुए ये कह दिया, बोले लॉ ही गलत है। उन्होंने कहा जब कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर लेते हो, होल्डिंग पीरियड मींस होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर लेते हो, तो इंडेक्सेशन भी वहां से दो ना जहां से प्रीवियस ओनर ने लिया। इंडेक्सेशन भी कहां से दोगे? वहां से दो जहां से प्रीवियस ओनर ने लिया।
कोर्ट ने कहा मंजू वाई आर यू सो एंग्री, क्या हुआ है तुझे, इतनी क्यों भड़की हुई है? मंजू ने कहा देखिए यार ये गलत नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा क्या हुआ है मंजू, काइंडली एक्सप्लेन। मंजू ने कहा देखिए आप लॉ पढ़िए, जब हम गिफ्ट मिलता है हम कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर पकड़ते, हाँ या ना, हाँ या ना, बराबर है। दूसरा होल्डिंग पीरियड मींस होल्डिंग पीरियड टू प्रीवियस ओनर पकड़ते, हाँ या ना, हाँ या ना, बराबर है। टॉपिक्स बराबर है कि नहीं है? तो इंप्रूवमेंट जब 2001 के पहले होता है बेटा, ये इंप्रूवमेंट को कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पकड़ते, हाँ या ना? देखो नहीं पीछे वाले, हाँ इधर बच्चे, इधर ध्यान दे बच्चे, ऐसे नहीं करते। तू बहुत दूर चली गई थी, तेरे को वापस लाना जरूरी था। हाँ जी, अरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इधर तेरा ध्यान अगर इधर उधर हुआ ना तो बहुत गलत हो जाएगा बेटा, समझ में आ रही है क्या बात? प्रेस्टीज पॉइंट पे ना एक भूत रहती है, जिस बच्चे ने भी कभी ध्यान नहीं दिया वो आ करके मेरे को बोलते हैं, मेरे को चुटकी बजाना पड़ता है। चाहिए पॉइंट पे नोटेड, प्रेस्टीज पॉइंट पे भूत नहीं है। सर आपने बोला था है, तुमको दिखा? तो जो चीज दिखती नहीं उस पर भरोसा क्यों कर रहे हो? चलो आओ। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर कोर्ट में मंजू कहती है द कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड जब भी तुम पकड़ते हो, गिफ्ट के केस में होल्डिंग पीरियड भी प्रीवियस ओनर से लेते हो, तो इंडेक्सेशन भी वहां से लो जहां से प्रीवियस ओनर ने लिया। कोर्ट ने कहा कैन यू एक्सप्लेन इन ब्रीफ्स क्या हुआ है? उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। मंजुला शाह का केस लो क्या था, व्हेन कॉस्ट एंड होल्डिंग पीरियड is of previous owner, indexation should be available from previous owner. यस अब इससे फर्क क्या पड़ता है, एग्जाम्पल से समझते हैं फर्क क्या पड़ता है। सर सपोज कर लेते हैं सेल वैल्यू है 50 लाख रुपीस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1995 में परचेज किया था 3 लाख रुपीस, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 4 लाख रुपीस। यस गिफ्ट ईयर था 10-11, सेल ईयर है 22-23। अगर हम एक्ट के हिसाब से जाएं और हम मंजू बेबी के हिसाब से जाएं, हमें मंजुलिका के हिसाब से जाएं तो ये डिफरेंट है। सर कैसे डिफरेंट है जरा देखते हैं। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये तो दोनों जगह सेम आएगा 50 लाख। डू यू अग्री? यहां पे मंजू कुछ नहीं कह रही, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिया नहीं है, सीधा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं। एक्ट के हिसाब से कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर दैट इज 4 लाख इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, करंट ईयर के लिए 331 डिवाइडेड बाय, एक्ट कहता है फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। कैसे सी? एसएससी। अब आप एसएससी हुए, आपने फर्स्ट हेल्ड कब किया? 10-11 में। फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, प्रीवियस ओनर नहीं बोला, जिस साल गिफ्ट मिला उस साल का इंडेक्स। अब बताओ 10-11 का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स टेबल चेक करो आपके नोट्स में, कहां दिया है इंडेक्स टेबल? पेज नंबर 7.5 पे दिया है, देखो 10-11 का क्या आ रहा है बेटा? 167। ओके लो जी 167 एक्ट के हिसाब से बराबर हो गया। टेक अ कैलकुलेटर, 4 lakh into 331 divided by 167, that comes to 7.928
क्लियर है? लैक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, या लिखना है पूरा लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, पूरी वैल्यू को कंसिडर करते हैं। $7,92,000, 814 और 5 एज द केस में भी, ठीक है। अब मंजुला क्या कह रही है, अगेन कॉस्ट में उसको तकलीफ नहीं है, यहां उसको तकलीफ नहीं है, यहां उसको सिर्फ तकलीफ का है व्हेन कॉस्ट एंड होल्डिंग पीरियड इज ऑफ प्रीवियस ओनर, तो इंडेक्सेशन भी वहां से मिलना चाहिए जहां से प्रीवियस ओनर ने लिया। अब प्रीवियस ओनर ने लिया 2001 के पहले, तो बेस इंडेक्स क्या आएगा 100। चेक करो बेस इंडेक्स 100 के साथ कितना आता है, 13,24,000 कंप्लीट। यस, अब जरा नेट कैपिटल गेन निकालिए, दैट्स 4207186, 13,24,000, that's 36,76,000. By applying Manjula Shah case, don't you think the capital gain liability is reduced? Yes or no? तो मंजुला का कंटेंशन क्या सही है या नहीं है, आप ये बताइए। आपके क्लाइंट की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही, तो जाहिर सी बात है मंजुला का कंटेंशन बिल्कुल सही है। ऐसे केस में मेरे दोस्तों, ऐसे केस में आपका मंजुला का कंटेंशन सही है। सर ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, मंजुला कही थी, पेपर में क्या करना है ये बताओ। दोनों, मैं जब भी ऐसा सवाल पूछता हूं दोनों कैसे आ जाता है, आईसीआई से। दोनों पहले एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है और नीचे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में मंजुला लिखना है। सब जरूरी है, मॉड्यूल भी यही करता है। सर सीएमए में भी ऐसे ही होता है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर सीएमए में भी ऐसे ही होता है। केस लॉ हाई कोर्ट का सीए सीएस सीएमए के लिए अलग नहीं होता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, टॉपिक अलग हो सकता है, टॉपिक के अंदर का कॉन्सेप्ट अलग नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? सो इट डजंट मैटर आप सीए कर रहे, सीएस कर रहे, सीएमए कर रहे, यस आप एडवोकेसी भी करते तो केस लॉ यही रहता। समझ में आ रही बात? चलो आ जाओ, ये समझ में आ गया। लिखने की इच्छा है, ये लिखना है क्या? सो इधर देखिए, व्हेन कॉस्ट एंड होल्डिंग पीरियड इज ऑफ प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन भी कहां से होगा बेटा, बोलो जल्दी से, प्रीवियस ओनर। ठीक है, एक और बच्चा है, सर आज का जो बजट है इसमें हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं, हिम्मत नहीं बचे मैं और एक्सप्लेन करने की। यस चलो जी, मंजुला शाह कितने बार सॉल्व करना पड़ेगा? 2। पहले हमेशा एक्ट, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में मंजुला शाह। क्लियर है मालिक ये? ओके बेटा। तो ऐसा हो सकता है प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले लिया, आपको भी 2001 के पहले दिया, प्रीवियस ओनर ने 2001 के पहले लिया, आपको 2001 के बाद दिया। अब तीसरा सिचुएशन क्या पॉसिबल है? प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड आफ्टर 1/4/2001 and given after 1/4/2001। ओ या अब अगर पूरा ही ट्रांजैक्शन 2001 के बाद हुआ है तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूं कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर? क्या मैं सिंपली कह सकता हूं कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर? अरे हाँ या ना? into CII for the year of transfer divided by, बोलो बेटा, CII for the year of first held by SSE। यानी सेम फॉर्मूला, सिर्फ प्रीवियस ओनर वर्ड खत्म हो गया। हाँ या ना? सर क्या यहां पे भी मंजू एप्लीकेबल है? हाँ या ना? बिल्कुल एप्लीकेबल है। सर कैसे? सपोज 2003 में एसेट लिया, 2010 में गिफ्ट हुआ, 2022 में सेल कर रहे हो, एक्ट बोलेगा 2010, मंजू बोलेगी 2003। समझ में आ रही बात? तो मंजू नशा अप्लाई करके एग्जैक्टली होता क्या है? कॉस्ट बढ़ जाती। सर कॉस्ट बढ़ गई तो ये गलत है ना? ओ
कॉस्ट बढ़ी, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कम, समझ में है? और तुम कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं बढ़ा रहे हो, डीमिंग फिक्शन के कारण तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब पूरा फॉर्मूला 2 मिनट रीड कीजिए अच्छे से। इज दैट डन? चलो जी, पढ़ लो आराम से। सर जो बजट में चेंज हुआ क्या हुआ एप्लीकेबल है? नो। डन है बेटा? चलिए, सो दैट वाज योर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यस, आइए यहां समझिए, इंडेक्सेशन बेनिफिट, चार्ट में जगह खाली होगी तो यहीं बनाइए। इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल फॉर, कुछ चीजों में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। पहला, स्लम सेल अंडर सेक्शन 50B। जब स्लम सेल कैलकुलेट होता है उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। स्लम सेल क्या होता है ये अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, डेप्रीसिएबल एसेट, डेप्रीसिएबल एसेट्स, डेप्रीसिएबल एसेट्स के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। सर क्यों? आपने डेप्रीसिएशन क्लेम करके ऑलरेडी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू पे ला ली ना। डेप्रीसिएशन लेने का डेफिनेशन तो आपका ये था ना, घसारा, द यूज ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ असेट, याद आ रहा है क्या तुमको? तो वो लेके आपने ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके आ गया, आपको कुछ और लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा के बाद तीसरा, बॉन्ड और डिबेंचर। पूछो ना क्यों? बॉन्ड और डिबेंचर पे आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं बदलती। थिंक ऑफ इट, बॉन्ड और डिबेंचर की कभी वैल्यू नहीं बदलती, इस पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता है। जिसकी वैल्यू ही नहीं बदल रही उस पर इंडेक्सेशन क्यों देंगे? तो बॉन्ड और डिबेंचर पे नहीं मिलता, डेप्रीसिएबल एसेट पे नहीं मिलता क्योंकि आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर दिया, स्लम सेल पे नहीं मिलता क्योंकि आप इंडिविजुअल एसेट बेचते ही नहीं, आप पूरा एक साथ बेचते हो जितने भी एसेट बेचते हो। चौथा, चौथा, ऑन सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर एक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट पर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। इतना सब नहीं समझ में आना ही क्या है, पढ़ाया था आपको। सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स एक्वायर्ड बाय एनआर एज पर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। इज दैट डन? चलो जी,
क्लियर है? इन लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं। पांचवा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इस पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं। हो गया? चू 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 चू। Is that done बेटा? आओ बच्चे, let us start. Ting tong. Index cost of acquisition. Indexed cost of acquisition. हमने हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खत्म कर दिया। अब हमारे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, नॉट एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं मेरे बच्चों से, प्यारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, इंप्रूवमेंट 2001 के पहले की गई है, बिफोर 1/4/2001 क्या पकड़ा जाता है बेटा? नील। यही अगर आफ्टर 1/4/2001 हुआ तो चाहे वो असेसी ने किया हो या प्रीवियस ओनर ने किया हो, दोनों का बेनिफिट मिलता है। अरे एवरीबॉडी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर divided by CII for the year of improvement. Is this done? Say yes or no. चलिए, अगर आप देखेंगे द फॉर्मूला इज क्लियर एंड लाउड। जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ उस साल का इंडेक्सेशन आप ले सकते हैं, खत्म। अगर आप देखें, आप सेक्शन 48 का एग्जम्पशन छोड़ करके हमने सब कुछ खत्म कर लिया। डू यू एग्री? कितना बेहतर हो अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर ले जिसमें अब तक का सब कुछ कवर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर विज्जू sold his property in Delhi for rupees 90 lakh. Stamp duty value as on the date of sale is 98 lakh. This property was acquired in August 1998 for rupees 8 lakh by his father Haribhau for rupees 8 lakh. This property was gifted to Vijju on August 2012. Fair market value as on 1/4/2001 is 9 lakh. Fair market value as on August 2012 is 24 lakh.
expenses on transfer is 4%. Improvement incurred on property is as under. 1998-99 2 lakh by Haribhau, 2000-2001 1 lakh by Haribhau, 2012-13 5 lakh by Viju, 17-18 2 lakh by Viju. Compute capital gain. Assuming stamp duty value as on 1/4/2001 is 8 lakh. अब तक मैंने जितना पढ़ाया वो सब एक में ही है, बराबर। आपको पूरे 8 मिनट दे रहा हूं यहां से सॉल्व। ठीक है, जल्दी कीजिए।
भाई जी डन। करूँ क्या सॉल्व? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। Can anyone please tell me what is full value of consideration? Full value of consideration बनाइए particulars rupees क्या ये 90 लाख से आने वाला है? सेक्शन 50C इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि वो 10% से ऊपर नहीं जा रहा। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर? इज इट 4% ऑफ 90 lakhs? इज इट 3,60,000? अरे हाँ। व्हाट इज द नेट कंसिडरेशन? $86,40,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्टकट कुछ भी अलाउड नहीं है, मैं लिख रहा हूं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरे वर्ड लिखने पड़ेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एनीबॉडी? आपको नहीं लगता मंजूला शाह भी एप्लीकेबल है? पहले तो एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉस्ट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट क्या रहेगी हमारी बताओ? कॉस्ट कितने में एक्वायर किया था बेटा? 8 लाख, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 9 लाख। बट इफ स्टैम्प ड्यूटी इज अवेलेबल, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। याद आ रहा है क्या? तो 8 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय, बताइए कौन से साल में गिफ्ट मिला था? अगस्त 2012। मतलब 1213 का इंडेक्स देखा जाएगा, हाँ या ना? व्हाट इज 1213 इंडेक्स? 200। So 8 lakh into 331 divided by 200, that comes to 13,24,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है। बताइए पहले दो इंप्रूवमेंट का कोई लेन देन? 98 99 क्या पकड़ना पड़ेगा? नील। 0001 क्या पकड़ना पड़ेगा? नील। कड़ल का नील। उसके बाद में 12-13 में 5 लाख, 5 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 200। That comes to 827,500 bro. अरे एवरीबॉडी यस। 17-18 2 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय बोलो 272। That's somewhere coming around 243382। एवरीबॉडी आई थिंक हो गया पूरा खत्म। चलो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सिक्स 245,118। चेक कर लीजिए, क्या आपका भी जवाब यही आ रहा है क्या? हाउ मेनी? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9 लाख लिया आपने। ओके बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या गड़बड़ कर गई महिला?
इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल, देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, आपने शायद लास्ट लाइन नहीं लिखी है ना, ऐसे टपली मार, सबका बराबर है मालिक, नोट लिखनी पड़ेगी, नोट लिखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड प्रायर टू 2001 इज इग्नोर्ड, cost of improvement incurred prior to 1/4/2001 is ignored. डन है बेटा, चलो जी। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में तो डालना पड़ेगा, मंजू लिखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी, करो मंजुला शाह के हिसाब से, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बदलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आ जाएगा 8 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। चलो बनाओ मंजुला के हिसाब से पूरा, बनाओ फटाफट मंजुला के हिसाब से। सर ऐसे तो कितना कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा, वंशिका कह रही है बेटा ये कैपिटल गेन है, ये वन ऑफ दी हेड है इन ग्रॉस टोटल इनकम, ऐसे 5 हेड मिलाओगे, क्लबिंग ऐड करोगे, सेट ऑफ लेस करोगे तो बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करोगे तो बनेगा टोटल इनकम। यू नीड टू पे टैक्स ऑन टोटल इनकम डिपेंडिंग अपॉन योर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चरल इनकम इफ एनी, माइनस एनी एडवांस टैक्स, टीडीएस, एएमटी क्रेडिट, तो जाके तुम्हारा आएगा नेट टैक्स पेबल, जिसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल के रिटर्न के साथ पे करना। और ये सब 60 मार्क के लिए है, सीएमए में 50 मार्क के लिए है। मस्त ना, चलो डन, चलो 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 बढ़ते हैं आगे, मस्त मजा आया। एक ही क्वेश्चन जिसमें आपके सारे इफ्स एंड बट्स पूरे कवर्ड हो गए, कंटेंट पूरा का पूरा कवर्ड हो गया, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख सकते हो, मजा आ जाए। यस, इसी क्वेश्चन को आप सिर्फ क्या कर लो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 99 लाख के ऊपर कर लो तो 50C का एप्लीकेबिलिटी भी इसी के अंदर में आ जाएगा। यस, क्या लिखा आपने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फाइनल क्या आया मंजुला शाह के हिसाब से 49 लाख 118, ये आ रहा है आपका आंसर। इसके नीचे लिखिए एज पर मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी, एज पर मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी, as per Manjula Shah versus CIT, when cost and holding period is of previous owner, when cost and holding period is of previous owner, indexation is also available, indexation is also available from the date of previous owner. डन, ओ या चलो भाई जी नोट्स पे आओ 2 मिनट, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, जितना हमने कुछ पढ़ा है अब इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं वापस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड,
any improvement before 2001 is to be ignored. Yes, cost of improvement nil रहेगी in case of goodwill of business, right to manufacture, right to carry on business. It can be incurred either by assessee or by previous owner. सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, अभी जो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाया था, दैट्स कॉल्ड एज सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48. देखिए, बिफोर 2001, आफ्टर 2001 हो सकता है आपने एक्वायर किया हो या फिर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिला हो, एंड अकॉर्डिंगली उसके कितने फॉर्मूले? 3. मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी. इफ assessee acquire capital asset, then index should be with reference to the year to which previous owner has held the asset and not in the year in which assessee becomes the owner. क्लियर है मालिक? चलो जी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 से पहले की गई है तो इग्नोर करना, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई करना, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई कर देना. इज दैट डन? अच्छा जी, इस साल का करंट इंडेक्स 331, 2001 2002 100. इंडेक्सेशन का बेनिफिट कुछ लोगों पे अवेलेबल नहीं है. बॉन्ड डिबेंचर जो आपने कन्वर्टेबल फॉरेक्स में लिया, स्लम सेल, डेप्रिसिएबल एसेट, स्लम बॉन्ड. इज दैट डन? यस और नो? चलिए, आइए अब हम चल रहे हैं प्रोविजो टू सेक्शन 48 पे. ध्यान से सुनिए, एक बनाइए, प्रोविजो टू सेक्शन 48. प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन. प्रोविजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन. 7 प्रोविजो है. कितने बेटा? ऐसे 7 प्रोविजो आपको बनाए हुए हैं, जिसमें से 2 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंडेक्सेशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया. एसटीटी नॉट अलाउड एज डिडक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया. याद आ रहा है मालिक कुछ? 7 प्रोविजो है. 7 प्रोविजो में से 2 आप पढ़ के आ गए. एसटीटी नॉट अलाउड एज डिडक्शन एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में पढ़ा था मालिक. सेकंड प्रोविजो अभी आप इंडेक्सेशन पढ़ के आए. ठीक है, बनाओ ये. हर प्रोविजो के नीचे एटलीस्ट एक लाइन खाली छोड़ना. तो जैसे आपने 1 लिखा, हैंडराइटिंग के हिसाब से 1 या 2 लाइन ब्लैंक छोड़ करके 7 प्रोविजो बनाओ. Is this done? Is this done? Say yes or no. चलिए, लेट अस स्टार्ट. अब आते हैं हम लोग एक एक प्रोविजो को करने के लिए. सबसे पहले आते हैं फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48. मार्केट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट. इस कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ लेते हैं. हुआ क्या था? सपोज कर लीजिए सर, नॉन रेसिडेंट, बराबर है. नॉन रेसिडेंट क्या करता है? इन्वेस्ट करता है. कहां? इंडिया में. नॉन रेसिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट करता है. इन्वेस्टमेंट करेगा मतलब पैसा इंडिया में लेकर के आएगा. अब ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करता है? इंडिया में इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज, मेजरली इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर एटसेट्रा. अब ये जब इंडिया में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता था, द देन टाइम जब ये लॉ बनाया गया था, इंडिया में टैक्स रेट्स जो थे
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट्स हुआ करते थे 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट हुआ करते थे 15%, विच इज सिमिलर एज ऑफ नाउ ऑल्सो। लेकिन नॉन रेसिडेंट ने क्या किया, नॉन रेसिडेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से एक डिमांड करी, उन्होंने बोला यार ये आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करके हमारे को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, इससे अच्छा हम उन कंट्रीज में जहां पे टैक्स ही नहीं है, दुबई में जाएं, मॉरिशियस के अंदर में जाएं, ग्रीनलैंड सॉरी आइलैंड आइसलैंड के अंदर में जाएं, वहां पे टैक्स ही नहीं है, हमारे को एक तो मोटिव बताओ कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास टाटा है, अंबानी है, अडानी है, बिरलास है, एटसेट्रा है, हमारे पास वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है। वो बोलते ठीक है, ऐसी बड़ी कंपनीज आउट ऑफ इंडिया में बहुत है। अरे भाई इंडिया में होगी तो बाहर भी तो होगी ना, ऐसा थोड़ी ना। तो हम यहां पे इन्वेस्ट क्यों करें, कुछ तो मोटिवेशन दो। आपके टैक्स रेट्स ऑलरेडी हायर, 42.744% इंडिविजुअल टैक्स, इस बजट 2023 में उसको रिड्यूस किया 25% पे लेके आए। पता नहीं पता है 37% सरचार्ज जो है ना आपका एनहांस सरचार्ज, उसको 25 पे ला लिया। अब 25 वाले के साथ क्या करेंगे वो समझना है, क्योंकि स्पीच में बोलते वक्त हर चीज नहीं बोली जा सकती। तो अब बजट डॉक्यूमेंट आएगा, बजट डॉक्यूमेंट आने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन होंगे, अपोजिशन वाले इसके ऊपर क्वेश्चन रेस करेंगे, एंड देन ये बजट फाइनलाइजेशन में जाएगा। तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, बट एटलीस्ट उन्होंने इतना तो भी अच्छा किया कि 37% को रिड्यूस कर दिया। यस, क्योंकि इंडिया के जो अमीर लोग थे ये फिर इंडिया में इन्वेस्ट करने में बिल्कुल मूड में नहीं थे, क्योंकि लगभग जो 100 रुपए वो कमा रहे थे, इसमें से 50 रुपए तो सरकार को टैक्स के नाम से दे देते रहते, एंड दैट्स व्हाई वो क्या कर रहे थे, अपने इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इंडिया करना चालू कर दिए थे। ठीक उसी तरीके से नॉन रेसिडेंट इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रहा था तो उसका एक क्वेश्चन था कि भैया मैं इंडिया में क्यों आओ, आपके टैक्स रेट 20% के, डिडक्शन आप कुछ देते नहीं नॉन रेसिडेंट्स को, डिडक्शन आप कुछ देते नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। तब जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना जबरदस्त दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, छी 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 बहुत गलत बात है, 10%, टैक्स रेट 10% कर दिया और इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया। आपको समझ गया क्या हुआ, उन्हें क्या बनाया गया, हा उन्हें बेवकूफ बनाया गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा इंडेक्सेशन नहीं मिलता अगर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 में है। आप समझ में आया। तो इनके लिए क्या किया गया, आप जब फाइनल में रहेंगे, कहां रहेंगे बेटा, फाइनल में, तब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एनआर टैक्सेशन, वहां आपको पूरा एनआर टैक्सेशन का वर्ड है। यस, पीजीबीपी इंटू 2 बस, क्या, हाँ पीजीबीपी इंटू 2 बराबर है। सर आपको समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। हाँ देखो फाइनल में ऐसे कई टॉपिक है, जैसे फाइनल में आपका है ट्रांसफर प्राइसिंग, सिंपली पीजीबीपी इंटू 1.5x, एनआर टैक्सेशन पीजीबीपी इंटू 1.2, और पीजीबीपी सर जो आपका करंट पीजीबीपी है उसका 2। सर मतलब हमारी, हाँ सर लेकिन मतलब, हाँ सर पढ़ाओ डराओ मत, बराबर ना। अभी पढ़ ले, जैसे इंटर में तुम्हारे को मात्र 16 टॉपिक है, फाइनल में यही 43 से 53 अगर आईसीडीएस भी जोड़ लोगे तो सो सिंपल यू नो। एक चैप्टर चैरिटेबल ट्रस्ट, एक चैप्टर आपको चैरिटेबल ट्रस्ट, पीजीबीपी प्लस सैलरी प्लस क्लबिंग का कंटेंट एक साथ मिला दो तो उतना बड़ा चैप्टर बनता। बराबर है। डीप डाउन इनसाइड अ गर्ल, मेरे को घर जाए है ना, ये होता है, मैनेज हो जाता, एक आदत सी पड़ जाती है एब्जॉर्ब करने की। आ जाओ, डन बेटा, ये क्लियर है। तो क्या किया गया जल्दी से बताओ, नॉन रेसिडेंट के साथ क्या धोखा किया गया, उनका टैक्स रेट तो कम कर दिया, एक सेक्शन है सेक्शन 115A एनआर टैक्सेशन में पढ़ेंगे, उनका टैक्स रेट कम कर दिया 10% कर दिया, पर उनका इंडेक्सेशन हटा दिया। दूसरी बात, इनका कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए एक लुल निकाला, इनका कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए एक लुल निकाला। कहा गया कि भैया जो कैपिटल गेन होगा, अच्छा ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली एनआर। कब एप्लीकेबल है, जब वो शेयर्स एंड सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में परचेज कर ले। कौन से करेंसी में परचेज कर ले, फॉरेन करेंसी में परचेज कर ले। भारत को इससे दो फायदे हुए,
एक, इसको 20 के जगह दिखा सिर्फ 10, पर वो ये भूल गया कि इंडेक्सेशन हटा दिया। दूसरा, भारत ने बोला ये सेक्शन तेरे पे तभी लगाऊंगा जब तू फॉरेन करेंसी में परचेज करे। इससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है इसके इंक्रीमेंट्स में काफी हेल्प हुई और ये सेक्शन बहुत चला। चीजों को आसान करने के लिए नॉन रेसिडेंट ने एक और बात बोली, उन्होंने बोला आपके यहां का लॉ कैसे कंप्यूटेशन कर रहा वो हमें समझ नहीं आ रहा। ये भी एक तकलीफ था, बोले आपके यहां का लॉ कंप्यूट कैसे कर रहा हमको तो यही समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, यू कंप्यूट कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी, यू कंप्यूट कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी, आई विल गिव यू रूल टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी। और गेम यहां पे भी खेल गए ये लोग। इन्होंने क्या किया, दूसरी चीज इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको तकलीफ हो रही ना हमारा लॉ समझने में, वैसे भी हम कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं साहब, इतने आसानी से नहीं सुलझते। बराबर है या नहीं है? हम बेगॉन का वेट नहीं करते, मच्छर दिखे पैरागॉन, इट्स ओके, बेगॉन तक के कौन रुके, पैरागॉन दिख रहा मार के खत्म करो। बराबर है या नहीं है? सो हाँ नहीं मतलब बहुत सिंपल है, अपन इतना वेट थोड़ा नहीं करते लाइफ में। बराबर, हाँ बोल रही है तो ठीक है, नहीं तो अरेंज मैरिज तो आई मीन टू से। तो इन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, कैपिटल गेन आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो और बाद में इसको रूल लगा के इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो। यहां पे भी इंडियन गवर्नमेंट गेम खेल गई। आइए समझाते हैं कैसे। आपको दे दिया लुल टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी। चेक कीजिए, इन केस ऑफ असेसी हु इज नॉन रेसिडेंट, काय म्हटलं मी, हु इज नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी एज वेल. Asset should be shares or debenture of an Indian company and acquired in foreign currency. The capital gain shall be computed in foreign currency and thereafter it shall be converted into Indian currency. अब इसके लिए लुल लाया, लुल 115A. कौन सा लुल लाया? लुल 115A. और बोला भैया आप कन्वर्जन कैसे करेंगे। मेजरली कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त पहला वर्ड आता है सेल कंसिडरेशन, से यस। पहला वर्ड क्या आता है? सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन को आप कन्वर्ट करोगे एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। आधे लोग जो इस वर्ड से नए हैं क्योंकि उन्होंने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही इसके आगे नहीं पढ़ा। व्हाट इज टीटीबीआर टीटीएसआर? टीटीबीआर स्टैंड्स फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड अकॉर्डिंगली टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। सर फुल फॉर्म बहुत अच्छा है, मीनिंग समझाओ। क्या आपके मन में भी ऐसा हो रहा है? फुल फॉर्म बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग समझाओ। ये है क्या? हे काय आणून ठेवले हे? ऐसा तो कभी मेरे बुक में था ही नहीं। था, तुमने नहीं पढ़ा था। समझ में आ रही बात? ऐसा था, हमेशा से था। टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। अब ये क्या होता है? सुन रहे हो ना तुम? सर पढ़ा रहे हो या डरा रहे हो? डरा। सुनो, अब ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या होता है? सपोज कर लीजिए ये बच्ची कल दुबई जाने वाली है, ठीक है। अभी बच्ची अगर दुबई जा रही है तो इसको दिरहम चाहिए, से यस, बराबर है। अब दिरहम लेने के लिए कहां जाएगी? किसी ना किसी फॉरेन एक्सचेंज वाले के पास जाएगी, ठीक है। ये चली गई फॉरेक्स वाले के पास, बराबर है। ये पहुंच गई फॉरेक्स वाले के पास। अब फॉरेक्स वाला क्या करेगा जरा समझिए। फॉरेक्स वाला ये बोलेगी भैया दिरहम चाहिए, फॉरेक्स वाला इनको रेट देगा, हाँ मैडम रेट इज 22-20, रेट इज 22-20। ये 22-20 क्या होता है? ये 22 TTSR होता है, जबकि 22-20 TTBR होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। अगर मैं बेचूंगा, तुमको खरीदना है दिरहम, तो मैं 22 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, बराबर है। ये 22 रुपए में लेके चली गई, दुबई गई, 1 घंटे की मीटिंग निपटाई, वापस। अब इसके पास 100 दिरहम बचे थे। ये बोले मैं दिरहम का करूंगी क्या, मैं दुबई जाऊंगी वापस खरीदूंगी, आज तो इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवा देती हूँ। ये फिर आई इसके पास, बोले भैया ये दिरहम वापस ले लो, मेरे को इंडियन रुपीज दे दो। अब कितने में परचेस करेगा ये? That's how his business runs. कलल का, that's how foreign exchange business runs. TTBR, TTSR. सर ये TTBR, TCSR सेट कौन करता है? RBI की तरफ से आता है, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यस, तो ये TTBR, TTSR सेट होता है, ये TTBR, TTSR के बेसिस पे वो अपना बिजनेस चलाते हैं, राइट? समझ में आया?
अब ये टीटीबीआर टीटीएसआर हमेशा आपको प्रॉब्लम में दिया होता है, आपको सिर्फ उसका एवरेज करना है। एवरेज मतलब बाइंग रेट प्लस सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई बात? सो सेल कंसिडरेशन एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर कौन से डेट का? एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन बेच रहे हो उस दिन का टीटीबीआर टीटीएसआर। अरे ऐसा नो, जिस दिन बेच रहे हो उस दिन का टीटीबीआर टीटीएसआर। इसमें से दूसरी चीज माइनस होगी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अगेन सेम एवरेज ऑफ टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे लगा है वही एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पे भी लगाने का। क्लियर? तीसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तीसरी चीज माइनस होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पूछो ना क्यों? अरे इंडेक्सेशन तो मिलता ही नहीं, तो जो माइनस करोगे वो कॉस्ट ही होगी, इसलिए वहां इंडेक्स कॉस्ट नहीं लिखा। क्या लिखा? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अवेलेबल नहीं है। तो टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन का एवरेज रेट, बराबर। अल्टीमेटली आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। ये कैपिटल गेन जो फाइनल कैपिटल गेन है वो टीटीबीआर पे कन्वर्ट कर देना एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। टीटीबीआर पे कन्वर्ट कर देना एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। समझ में आ रही बात? दैट्स हाउ टीटीबीआर वर्क्स। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को वापस देखते हैं। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, दिमाग में सेट करो। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 किसके लिए बेटा? नॉन रेसिडेंट के लिए। रेसिडेंट के लिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं नहीं। नॉन रेसिडेंट भी जब इंडिया में क्या एक्वायर कर रहा है? शेयर्स। अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया में प्रॉपर्टी ले रहा है तब भी ये प्रोविजन लगाने का नहीं, राइट। इंडिया में अगर वो शेयर्स ले रहा है, शेयर्स भी फॉरेन करेंसी में ले रहा है, तो उसका कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी के हिसाब से कंप्यूट होगा। उसका कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी के हिसाब से, फॉरेन लॉ के हिसाब से नहीं, फॉरेन करेंसी के हिसाब से कंप्यूट होगा। और बाद में इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा टीटीबीआर टीटीएसआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर, एक्विजिशन एंड फाइनल टीटीबीआर। एवरेज भी नहीं, टीटीबीआर। समझ में आ रही है बात? दैट्स हाउ इट नीड्स टू बी कंप्यूटेड। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये कॉन्सेप्ट आपको इंटर लेवल पे दिया जरूर है, बट देर आर हाई चांसेस कि आपको कभी नहीं पूछे, क्योंकि आज तक कभी नहीं पूछा, और हाई चांसेस है पूछे भी नहीं। पूछो क्यों? एनआर टैक्सेशन आपको पूरा फाइनल में है, तो बुक बनाने वाले ने कॉन्सेप्ट यहां डाल दिया। आज तक कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं आज तक, क्योंकि एनआर टैक्सेशन ही आपको फाइनल में डाला है। समझ में आ रही बात? इसीलिए बी प्रिपेयर्ड आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता। बट आप मॉड्यूल ओपन करके देखोगे तो उस पर भी आपको इस पे कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ना ही हम खुद भी इस पे टाइम वेस्ट करेंगे लेते हुए। डन? फर्स्ट क्लियर है? रजिस्टर में जाओ। फर्स्ट कैपिटल गेन कंप्यूटेशन in case of NR. Capital gain computation in case of NR. Is that done? चलिए, थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48। थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48 कहता है जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, तो ना फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल ना सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल। फर्स्ट प्रोविजो जो एनआर के लिए निकालते हैं वो, सेकंड प्रोविजो इंडेक्सेशन। ये तो हमने पहले ही कहा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता। यही चीज थर्ड प्रोविजो में लिखी है, बराबर है। थर्ड प्रोविजो फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो नॉट एप्लीकेबल। डन है। फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48,
वही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिबेंचर और बॉन्ड के ऊपर इंडेक्सेशन मिलता नहीं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ नंबर वाइज पढ़ रहे हैं. सो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे इंडेक्सेशन मिलेगा. ये दो बॉन्ड ऐसे हैं जिन पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी किसी पे कोई भी बॉन्ड, कोई भी डिबेंचर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं. यस, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? चलिए आइए मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताता हूं, बुक से थोड़ा सा हटके कुछ अलग बात बताता हूं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बराबर है, आज बजट 2023 जो नवंबर दिसंबर वालों तक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बराबर. आज बजट 2023 में कुछ ऐसे प्रोविजंस आए हैं जिसके तहत गोल्ड और सिल्वर महंगा हो जाएगा. आपका जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, जो प्रीशियस स्टोन्स है, ये क्या हो जाने वाले हैं? महंगे. आई विविडली रिमेंबर अभी इसके पहले वाली बैच में, जो रेगुलर बैच हुई थी, जो प्रोबेबली शायद इंडिया की सबसे बड़ी बैच थी फेस टू फेस में, अराउंड 1200 स्टूडेंट्स की. इस बैच में मैंने सीना ठोक के बोला था, आपके घर वालों को बोल दो कि अगर गोल्ड पड़ा है तो गोल्ड ले ले, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था ये होगा. एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, कई रीजंस की वजह से था. यस, गोल्ड महंगा हो रहा है, सिल्वर महंगा हो रहा है. इनफैक्ट मैंने तो ये भी कहा था कि आप सिल्वर ले लो, सिल्वर ऊपर जाएगा. आज देख लीजिए वो चीज हुई. अब इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन, अगर आपको आज भी सस्ते में गोल्ड चाहिए तो, अब इसका सस्ता सोल्यूशन, सेम गोल्ड सस्ते में चाहिए तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले ले. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है और कहां से मिलता है? सर ये कौन से ज्वेलर्स में मिलेगा? ये ज्वेलर्स के पास नहीं मिलता. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बैंक्स में मिलता है. आपके पास के जो भी बैंक है आप उधर जाइए, आप उधर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या करता है? देखिए, आपके घर में जो गोल्ड पड़ा है ये कभी आपको एप्रिसिएशन नहीं देगा, वो सिर्फ तिजोरी का धन है. यस, वो सिर्फ तिजोरी का धन है, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जो आपके गोल्ड को पड़े पड़े पढ़ाएगा भी. मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इशू करता है, मतलब प्योरली सिक्योर्ड. ठीक है. दूसरी बात, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बैंक से मिलता है. तीसरी बात, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे बैंक इंटरेस्ट देता है, दैट इज 2%. आपके घर पे जो गोल्ड पड़ा है इसके ऊपर कभी डेवलपमेंट नहीं होने वाला. यस, रेट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपको 2% मिलेगा. आपका चॉइस, इंटरेस्ट लेना है इंटरेस्ट ले लो, 2 ग्राम का गोल्ड चाहिए वो ले लो. समझ में आ रही बात? चौथी बात, ये जो इंटरेस्ट के फॉर्म में गोल्ड आ रहा है ये टैक्स फ्री है. पांचवी बात, जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेल करेंगे, दैट इज रिडम्पशन होता है, उसका सेल भी होता है, रिडम्पशन भी होता है. बट गोल्ड आप पड़े रहने के लिए यूज करते हो. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब रिडीम होता है इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आता, जबकि आप अपना नॉर्मल गोल्ड सेल करेंगे इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आएगा. सो इट्स एनी टाइम बेटर टू हैव सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. ये कभी भी बेहतर है. दूसरी बात, नॉमिनी के थ्रू आप इस पर ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड तीसरी बात, ये हमेशा सिक्योर्ड रहेगा. डीमैट फॉर्मेट में भी आप इसे कभी होल्ड कर पाएंगे. यस और नो? तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. अपने घर वालों को ये समझाइए. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड साल में 4 ट्रांच में आता है, हर 3 महीने में एक बार आता है. मार्केट रेट से ये हमेशा सस्ता होता है, 10% तक के सस्ता होता है. बराबर है. ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी है, आप जब चाहे तब बेच दो. लाइक गोल्ड ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी, आप जब चाहे तब बेच दो. प्लस इसको मॉर्गेज करके लोन भी ले सकते हो. इसको मॉर्गेज करके क्या कर सकते हो? लोन भी ले सकते हो. तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के. बराबर है. अपने घर वालों को बताना. डोंट वरी, जब आप अपने घर वालों को बताएंगे ये, आपके घर वाले आपको पकड़ के बाहर नहीं निकालेंगे, कदम बढ़ा ले, ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला. यस, आपके घर वालों को बताओ. हालांकि मैं बहुत श्योर हूं आपके घर वाले ये समझेंगे नहीं. इट इज यू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ई इन्वेस्टर्स जो इस बात को समझ पाएंगे. आपके मम्मी को अगर ये समझाओगे, मम्मी बोलेगी बातें नहीं, मैंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, पहनने के लिए लिया. ये बात अलग है, वो पहनेगी नहीं. बराबर है, वो पहनेगी नहीं. बट अपने घर वालों को ये जरूर समझाए, या एटलीस्ट आप समझे कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, यू सी अंडरस्टैंड, आप एक ऐसी जनरेशन है जो फर्स्ट जनरेशन है कई चीजों की. पॉइंट नंबर 1, आप पहली जनरेशन है जो एक नया ट्रेंड चालू करिए, इन्फ्लुएंसर एज फुल टाइम वर्क, यूट्यूबर एज फुल टाइम वर्क, एंड इट्स गुड दैट पीपल आर हियरिंग यू. तो आप ये फर्स्ट जनरेशन पीपल है. इसके पहले आप सोचो ये कभी नहीं हुआ है. समझ में आ रही बात? ये नए ट्रेंड्स है जो आ रहे हैं. आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर है जिसने ई पैसा या ई करेंसी देखी है.
चाहे वो आरबीआई की डिजिटल करेंसी क्यों ना हो। आज मैं बहुत शौक था जब मैं बजट देख रहा था, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टोज के ऊपर बात ही नहीं करी, जबकि क्रिप्टोज इतना भयानक हॉट टॉपिक चालू है, इतना प्यार से दरकिनार किया उस टॉपिक को कि लोगों को समझ ही नहीं आया। और क्रिप्टोज आज भी एक बहुत बड़ी पहेली चालू है। तो यू आर द फर्स्ट इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टोज में एंटर करेंगे, मतलब स्टॉक मार्केट इज द ओल्ड थिंग नाउ, जो क्रिप्टोज में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। यू आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स जो ई इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे, या ई व्हीकल्स को देखेंगे, या इथेनॉल एज अ सब्सटीट्यूट टू पेट्रोल देखा जाएगा। हाल फिलहाल में सिचुएशन ये होती है कि आपका जो पेट्रोल आता है इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का कंपोजिशन होता है, जबकि नितिन गडकरी जी साहब चाह रहे हैं 80% इथेनॉल और 20% पेट्रोल हो जाए। तो भारत का डिपेंडेंसी जो पेट्रोल के ऊपर है ये रिड्यूस हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी किर्लोस्कर टोयोटा के साथ टाइप्स भी किए हैं इस चीज को बनाने के लिए। यस, पुणे बेस्ड कंपनी किर्लोस्कर इज वर्किंग ऑन द सेम, तो ये नई चीजें आ रही है जो डेवलपमेंट्स में बहुत ज्यादा आ रही है। आप वो पहली जनरेशन होंगे जो जो फंजिबल टोकन्स के साथ वर्क कर रही है, एनएफटीज के साथ वर्क करती है। यस, मतलब जो आप पेंटिंग्स ड्राइंग्स बना रहे हैं, जो आपने अपने बाजू वाले दोस्त की बुक में बनाया है, बराबर है, जो मंडला आर्ट ड्रॉ किया है उसके हाथ पे ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ करने के बाद इस पिक्चर को आप अपने नाम पे रजिस्टर कर दो और बाद में आप इसे सेल कर सकते हो। आप इसे बाद में क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब ये 10 रुपए में भी सेल हुए तो ये तो है तो टाइम पास ही, उसका भी 10 रुपए बन रहा है। समझ में आ रही बात? सो यू आर द फर्स्ट जेन ऑफ दिस थिंग। इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना, मतलब इट्स अ गुड थिंग टू हैव इट। समझ में आई बात? इसी कॉन्सेप्ट में इधर देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रिडम्पशन होता है, देयर विल बी नो कैपिटल गेन। यही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर कर देते हो तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा और इंडेक्सेशन भी अवेलेबल होगा। क्लियर है मालिक? यस सर। बंद हो गया? आई डोंट नो दिस विल वर्क और नॉट। गर्म हो गया शायद, वो ऑरेंज लाइट जल रहा है क्या उसको? हाँ, रेड हुआ क्या? ट्राई कर। चलो जी, फोर्थ प्रोविजो समझ में आया? आ जाओ इधर। फोर्थ प्रोविजो बोलो बेटा, नो इंडेक्सेशन फॉर बॉन्ड ऑब्लिक डिवेंचर एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सुनो, फिफ्थ प्रोविजो, फिफ्थ प्रोविजो। आओ बेटा, फिफ्थ प्रोविजो पे चलते हैं, स्टार्ट करें। अभी फिफ्थ प्रोविजो क्या होती है, क्या कह रही है? देखिए, होता यह था, इंडियन कंपनी को अगर फॉरेन कैपिटल में जाना था, ध्यान से सुनिए, कोई अगर इंडियन कंपनी है जिसको क्या चाहिए, पैसा, ये नॉन रेसिडेंट्स के पास जाते थे और नॉन रेसिडेंट को एडीआर जीडीआर इशू करते थे। कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ। सो अगर कोई इंडियन कंपनी को फॉरेन से पैसा चाहिए तो वो इंडियन कंपनी में लिस्ट ना करवा करके फॉरेन इन्वेस्टर से भी पैसा ला सकती थी इन द रूट ऑफ एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर हमेशा डॉलर में रिफ्लेक्ट करते थे, जबकि जीडीआर जिस फॉरेन कंट्री में आप इशू कर रहे हो उस फॉरेन करेंसी में जीडीआर इशू होता था, इन द नेम ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अंडर द नेम ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। यस और नो? अब प्रॉब्लम यह था कि इंडियन कंपनी जब भी इन बॉन्ड्स को इशू करती थी इन देयर करेंसी, इनको लॉस होता था। लॉस क्यों होता था? बिकॉज ऑफ फॉरेक्स, क्योंकि इस पैसे को वापस से इंडिया में लेके आना तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता था। यहां बीच में आए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा
भाई और बहनों, अब हम आरडीबीज इशू करेंगे, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। उन्होंने कहा आप सीधा नॉन रेसिडेंट को आरडीबीज इशू करो, बराबर है। क्योंकि क्या होता था, इनके कंट्री में इनके करेंसी के हिसाब से अगर ओपन करना तो दुनिया भर के कंप्लायंस, दुनिया भर की सारी चीजें, इन्होंने बोला एक काम करो आप आरडीबीज इशू करो, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, जिसका डिनोमिनेशन रुपीज में किया जाएगा, जिसका डिनोमिनेशन काय में किया जाएगा, रुपीज में किया जाएगा। एंड दैट्स हाउ आरडीबीज केम इनटू पिक्चर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आरडीबीज के केस में कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा, उन्होंने बोला आरडीबीज का जो कंप्यूटेशन है, राइट, आरडीबीज के केस में जो कंप्यूटेशन है वो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 के हिसाब से करो। मतलब आरडीबीज में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, नॉन रेसिडेंट, यानी फिफ्थ प्रोविजो भी किसके लिए हो गई, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट जो आरडीबीज में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी कंप्यूटेशन वैसे ही करो जैसे फर्स्ट प्रोविजो में किया था। फर्स्ट प्रोविजो में कैसे किया था, कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी, thereafter converted into Indian currency using average of TTBR TTSR as on the date of sale, as on the date of sale, as on the date of acquisition। कुछ समझ रहा है क्या, बराबर है, सेम वैसे ही करो। उन्होंने कहा अच्छा दूसरी बात, अब नॉन रेसिडेंट्स ने इंडिया में आरडीबी में इन्वेस्ट करने से पहले पूछा आप हमारा क्या फायदा। उन्होंने कहा ये देखो आरडीबीज में आज तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी दिन अगर रूपी अप्रिशिएट हो गया एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, जब गेन होगा वो भी तुम हमसे टैक्स करोगे। मोदी जी ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहा आपको यही डर है ना कि रूपी कभी अप्रिशिएट हो गया तो आपको गेन हो जाएगा और ये गेन आप फिर टैक्स करोगे कैपिटल गेन बोल करके। इंटरेस्ट आप टैक्स करो समझ में आता है बॉन्ड्स के ऊपर, रूपी अप्रिशिएट हो गया तो जाहिर सी बात है उनने जब इन्वेस्ट किया होगा 70 रुपए के हिसाब से, रूपी अप्रिशिएट हो गया अब उनको क्या होगा, गेन, वो बोलोगे कि आप गेन पे भी टैक्स लोगे। मोदी जी ने कहा नहीं लेना। इस छोटे से पार्ट को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी का जो चंक हमें कन्वर्ट करने पे लॉस हो रहा था वो लॉस बचा लिया और कहा आरडीबीज पे रूपी एप्रिशिएट होने पे जो गेन हो रहा है ये गेन को क्या करो, इग्नोर। अब नॉन रेसिडेंट ने दूसरा सवाल पूछ लिया, चलो लॉस हो गया तो, गेन हो गया तो आपने हमें खुश कर दिया, टैक्स रेट भी आपने 10% दे दिया, गेन टैक्स नहीं कर रहे, जो इंटरेस्ट आ रहा आप उसको कम रेट पे टैक्स कर रहे हो, लॉस हो गया तो उसके लिए भी कुछ कर दो। अब जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते हैं, बराबर है कि नहीं, इतना खर्चा तो हो ही गया, लॉस का भी कुछ कर दो। मोदी जी ने बोला दिया, अगर इस पे लॉस आता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोल करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर कितने साल, 8 इयर्स, जैसे नॉर्मल हिंदुस्तानी को दे रहे आपको भी दिया, विन विन सिचुएशन। एनी गेन इन रूपी एप्रिसिएशन अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, रूपी एप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी तो जो गेन आ रहा है शैल बी इग्नोर्ड, जो गेन आया उसको इग्नोर किया जाएगा। कैपिटल गेन फर्स्ट प्रोविजो से कंप्यूट होगा। If there is a loss, then it shall be allowed to be carried forward. If there is a loss, then it shall be allowed to be carried forward. Yes or no? वाह। फिफ्थ प्रोविजो, appreciation in rupee is ignored in case of RDB2 NR. डन। सिक्स्थ प्रोविजो हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, हम सेक्शन 47 में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 47। इज दिस डन? खत्म। आज रुकेंगे यहीं पे ही। आप जानते हैं सभी दर्शन सर वापस आ गए, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे लेने के लिए, बट उम्मीद है कल शायद दर्शन सर टाइम चेंज कर दे और हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। ऐसा हो जाए, भगवान उनके ऊपर बहुत दया कृपा करेंगे क्योंकि हम अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। यस और नो? यस सर। तो कैपिटल गेन हम बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, आपसे दरख्वास्त बस इतनी है, रोज घर पे जाइए, रोज घर पे जाकर के कैपिटल गेन को रिवाइज कर लीजिए, एक बार
पॉसिबल है तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। यस, ये फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा फ्री है सीए में बच्चों के लिए। प्लीज अपने जितने भी दोस्त है सब तक ये पहुंचाइए ताकि उनको ये बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाए। जितना जल्दी हो अपने बुक्स को ऑर्डर कर दीजिए। बुक्स आपने ऑर्डर कर दिया होगा तो डेफिनेटली ये रोज पार्सल जा रहा है। सबसे पहली बात, मैं पूरे भारत को बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं, राइट, कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं, बच्चा पहली बात पूछ रहा है सर कितने दिन में आएगा, मैं आपको बता चुका हूं सर 7 दिन के अंदर में आएगा। दूसरी बात, एक चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पूरे भारत से बहुत प्यार आया है डेली। मतलब ऑनेस्टली हमारे जो पैकिंग टीम है वो थक जा रहे हैं पैक कर करके, राइट। सो मैं कहूंगा एक बस लिटिल पेशेंस रखिए। आपने अपना ऑर्डर जो दिया है, डेली बेसिस पे हम यहां से 300 to 400 बुक्स के पार्सल निकाल रहे हैं एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर, किसी के लिए भी पैक करना और उतना कोऑर्डिनेट करना, तो ये हो रहा है। फिर भी आपको अगर लगता है कि भैया अभी तक आपने बुक कर दिया, आपका नहीं आया होगा, प्लीज कॉल ऑन 8956784256। तो आपके बुक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप यहां कर सकते हैं। आप बुक बाय करना चाहते हैं तो 89567842515253 इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। यस, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। कुछ बच्चे दुबई और नेपाल से इन वीडियोस को देख रहे हैं। मेरे पास मैसेज आए दुबई और नेपाल से हैं सर, हम क्या बुक्स मिल पाएंगे। आप प्लीज यहां पे एक बार कॉल करके पूछ लीजिए क्या ये आपको डिस्पैच करवा सकते हैं क्या वहां पे, तो इट इज पॉसिबल कि ये हो सकता है। स्पेशली नेपाल के केस में हम लोगों ने पिछले बार भी करवाया था, यूएसए भी कराया है हम लोगों ने, तो इट्स बेटर कि आप एक बार इनसे पूछ लें तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यस, अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं vlearnclasses.com, ekatvam academy.com या wowclass.com से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों।